इस वीडियो में हम लोग एक फेमस विक्टोरियन नोवेल जेन आयर को डिस्कस करेंगे। इस नोवेल को लिखा था शार्लोट ब्रॉन्टी ने दोस्तों। ब्रॉन्टी सिस्टर्स में से एक सिस्टर और बहुत ही फेमस नोवेल है दोस्तों। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पूरी नोवेल नहीं सुना पाऊंगा, आधी ही कहानी है ये दोस्तों। आधी कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले इस कहानी के प्रोलॉग में राइटर शार्लोट ब्रॉन्टी क्रिटिसाइज करती है अपने टाइम के क्रिटिक्स को और तारीफ़ करती है विलियम मैकपीस थैकरे की, जो कि उनके टाइम के बड़े राइटर थे, कि वो आदमी बड़ा सही है, विक्टोरियन एज का कमाल का सटायरिस्ट है और सोशल रीजनरेटर है, जिसने विक्टोरियन एज की सोशल सिस्टम को सुधारने के लिए काफ़ी वर्क्स लिखे हैं। इस तरह से वो तारीफ़ करती है और कहानी को शुरू करती है। अब मैं कहानी सुनाता हूँ, कहानी में क्या है। गैट्सहेड हॉल नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक 10 साल की बच्ची जेन आयर रहती है अपनी आंटी के घर पर, और इसकी आंटी के 3 बच्चे हैं जिनके साथ खेलने के लिए इसकी आंटी ने मना कर रखा है। अब जेन का काम है सिर्फ पढ़ने का, लेकिन एक बच्चा चाहता क्या है, खेलना। जब खेलने से मना कर दिया तो ऐसा लगता है किसी पक्षी को उड़ने से बांध दिया, तुमने रोक दिया और पिंजरे में बंद कर दिया। इसकी आंटी के बच्चे कज़न इसको परेशान करते हैं, ख़ास तौर पर उस घर का बच्चा जॉन। वो बड़ा बुरे तरीके से इसको बोलता है कि फटेहाल भिखारी, हमारे टुकड़ों पर पलने वाली नौकरानी। इस तरीके से ऐसे वर्ड्स, गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ करता है। आपको मैं बता दूं कि जेन के माँ बाप नहीं है, अनाथ है ये लड़की, इसलिए ये इस घर में रह रही है। और जॉन उसे ज़बरदस्ती हाथापाई करने लगता है, उससे लड़ने लगता है। जेन लाइफ में पहली बार इस हाथापाई के खिलाफ उससे लड़ती है और जॉन रोता हुआ अपनी माँ के पास में जाता है। मिसेस रीड है इसकी माँ का नाम, इसकी आंटी का नाम, जेन की आंटी का नाम। वो जेन को डांटती है कि तुमने लड़ाई शुरू की होगी। और घर में एक रूम बना रखा है दोस्तों, रेड रूम, सजा देने के लिए मिसेस रीड उस रूम में इसको बंद कर देती है। अब उस रूम में कोई भी नहीं जाता, क्योंकि 9 साल पहले उसी रूम में जेन के अंकल की डेथ हुई थी, यानी इस घर के मुखिया की डेथ हुई थी। अब आप सोचो 10 बरस की बच्ची के लिए कितना भयानक होगा ऐसे रूम में रहना जहाँ पर किसी की डेथ हुई हो। ऊपर से कहानी और बनती है तो और डर लगता है। अब घर के 2 नौकर बेसी और मिस एबॉट उसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाले रूम में, रेड रूम में। वो लड़ रही थी, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। ये नौकरानी जो है बेसी, वो उसको बोलती है कि मिसेस रीड ने तुम्हें अपने पास में रख रखा है, तब तुम्हें ढंग का खाना और कपड़ा मिल रहा है, वरना अनाथ आश्रम में रहती तुम। उसको समझाती है एक तरीके से। तो वो जेन को रेड रूम में अकेला बंद कर देते हैं। थोड़ी देर तक वहाँ बैठने के बाद जेन आईने में खुद के दुबले पतले शरीर को देखती है। सालों पहले जब इसके माँ बाप की डेथ हुई थी, तब ये तो बहुत छोटी थी, इसको क्या पता। इसके अंकल इसे यहाँ पर लेकर आ गए थे, इस उम्मीद में, मिस्टर रीड, इस उम्मीद में कि उनकी वाइफ मिसेस रीड जेन को भी अपने बच्चों की तरह पालेगी, जैसे उनके 3 बच्चे, एक और बच्ची। लेकिन अंकल तो गुजर गए लाने के 1 साल बाद ही। और अब जेन का ये हाल है कि ये सोचती है कि अंकल आज अगर ज़िंदा होते तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होने देते। हालांकि ये अंकल को नहीं जानती थी, अंकल के व्यवहार को नहीं जानती थी, लेकिन कम से कम ये सोचती है कि अगर वो लेकर आए हैं मुझे यहाँ पर, तो वो अगर आज जिंदा होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होने देते। अचानक उसे लगने लगता है कि अंकल की आत्मा इसी कमरे के अंदर है। उसे डर लगता है, वो चीखती है, लेकिन बाहर उसकी कोई नहीं सुनता और वो रेड रूम में ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर अगली बार जब उसकी आँख खुलती है तो देखती है कि उसके घर की नौकरानी बेसी जो है, उसके साथ वो किसी लोकल हॉस्पिटल में है। जिनका दिल बहुत बैठा हुआ था कि ये लोग क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं। उसका मन नहीं लग रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक उसे एक किताब मिलती है जोनाथन स्विफ्ट की, गलिवर ट्रैवल्स। दोस्तों, मैं ये कहानी आपको पढ़ा चुका हूँ, गलिवर ट्रैवल्स, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है, क्योंकि पढ़ने का शौक था, मैंने आपको बताया। तो डॉक्टर मिस लॉयड जो उसका इलाज कर रहे थे, वो नोट कर लेते हैं कि तुम्हें पढ़ने का शौक है बेटा। पूछता है, बेटी जेन, स्कूल जाना है तुम्हें, स्कूल जाना पसंद करोगी? जेन तो तैयार बैठी थी। मिसेस रीड से भी उन्होंने परमिशन मांग ली, डॉक्टर लॉयड ने। मिसेस रीड भी तैयार बैठी थी, ले जाओ इस आफत को, ले जाओ, नहीं पालना मुझे इसको। दरअसल दोस्तों, मैं आपको जेन के फादर के बारे में बताता हूँ। वो एक बहुत गरीब आदमी थे, चर्च में काम करते थे, हालांकि अच्छी फैमिली से थे लेकिन फिर भी गरीब थे। और इसकी माँ थी पैसे वाली फैमिली से, लव मैरिज की थी। इसकी माँ ने पैसा छोड़कर प्यार को चुना था। इस बात को नोट कर लेना, इसकी माँ ने, जेन की माँ ने पैसा छोड़कर प्यार को चुना था। थोड़े टाइम बाद में इसकी माँ और बाप दोनों की डेथ हो जाती है, यानी किस वजह से, लेकिन उनकी डेथ हो गई और ये रीड फैमिली के साथ में आकर रहने लगी और मिस्टर रीड भी गुजर गए। अब डॉक्टर इसको स्कूल भेजता है। उस स्कूल का नाम क्या था दोस्तों? लॉवुड स्कूल। इस स्कूल का नाम भी नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों से मिली, जिसमें से पहला जो नाम है वो था इसका हेडमास्टर।
मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट बड़ा ही स्ट्रिक्ट मिजाज का आदमी, हद से ज़्यादा ही कुछ, जेन का इंटरव्यू लेता है। अच्छा, एडमिशन लेते टाइम पर इसकी आंट उस हेडमास्टर को क्या बोलती है, उसके कान भरती है, कहती है कि उस्ताद ये लड़की बहुत झूठी है, 1 नंबर की, ध्यान रखना। अब जेन को जब पता चलता है कि इसकी आंट गलत सलत बोल रही है, भड़का रही है उसके खिलाफ, तो ये भड़क जाती है और यहाँ पर प्रोटेस्ट करती है, वापस प्रोटेस्ट करती है। खैर, उस घर में तो उसकी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी घर की मेड बेसी, लेकिन अब स्कूल जाते वक्त वो उसको बहुत मिस करेगी। आखिर वो लॉर्ड स्कूल में पहुंच जाती है। अब ये स्कूल अनाथ लड़कियों के लिए चैरिटी से चलाया जाने वाला स्कूल था। ध्यान देना दोस्तों, जिस स्कूल में जेन पहुंची है वो स्कूल अनाथ लड़कियों के लिए चैरिटी से चलाया जाने वाला स्कूल था। जेन तो वहाँ के स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस देखकर एक बार के लिए घबरा गई। खाना भी ठीक से नहीं मिलता था, दूसरी लड़कियों के साथ में बिस्तर शेयर करना पड़ता था, और पानी तो हद से ज़्यादा ठंडा। अब वहाँ पर एक टीचर थी, मारिया टेम्पल, जो बच्चियों को पढ़ाती भी थी और उनके साथ में सहानुभूति भी रखती थी। एक तरीके से उनको अपनी बच्चियों की तरह ट्रीट करती थी। जिनका बिहेवियर बहुत अच्छा था और जेन बहुत ही अट्रैक्ट हुई उस टीचर की तरफ, क्योंकि लड़कियों के लिए वो अच्छे खाने की डिमांड करती रहती थी। एक दिन जेन ने एक अकेली लड़की को वहाँ पर उस स्कूल में पढ़ते हुए देखा, जिसका नाम था हेलन। वैसे तो ये स्ट्रेंजर्स से वैसे बात नहीं करती जीन, इसको आदत नहीं है स्ट्रेंजर्स से इस तरह से बात करने की, लेकिन उस लड़की से एक जुड़ाव सा महसूस किया, न जाने क्यों इसने, और जेन ने उससे जाकर बात करना शुरू की। बातों बातों में वो हेडमास्टर के बारे में सवाल पूछने लगती है, इस स्कूल के बारे में सवाल पूछने लगती है, यहाँ पर लड़कियों के बारे में पूछती है, टीचर्स के बारे में पूछती है, काफ़ी बातें होने लगी। देखो दोस्तों, ब्रॉन्टी ने, शैर्लोट ब्रॉन्टी जो इस कहानी की राइटर हैं, उन्होंने लॉर्ड स्कूल का इतना यूज़ क्यों किया, मतलब इतना इस तरीके से स्कूल को क्यों दिखाया, ताकि वो बता सके उस टाइम पर लड़कियों के लिए चैरिटी से जो स्कूल्स चलते थे ना, उनमें लड़कियों की कंडीशन क्या थी, खास करके अनाथ लड़कियों की। और देखो, शैर्लोट ब्रॉन्टी की खुद की 2 सिस्टर्स थीं जो किसी बीमारी से उस वक्त मर गई थी दोस्तों। तो ये सब चीज़ें उनका पर्सनल एक्सपीरियंस थी, इसलिए काफ़ी हद तक इस वर्क को ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो ये लड़की जो है हेलन से मिली। हेलन बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, और एक बात नोटिस की इसने हेलन की, कि वो गलत के खिलाफ कभी खड़ी नहीं होती थी। जो लड़की थी प्रोटेस्ट नहीं करती थी। हेलन बहुत ही शांत स्वभाव की थी। एक बार हिस्ट्री की टीचर ने उसे बिना किसी वजह के क्लास के बाहर भेज दिया, खड़ा कर दिया, वो कुछ नहीं बोली। दरअसल दोस्तों, स्कूल में डिसिप्लिन के नाम पर अत्याचार हो रहा था बच्चियों पर। सुबह बर्फ़ से भी जमा हुआ ठंडा पानी इनको दिया जाता था, नाश्ते में कुछ भी नहीं दिया जाता था, चाहे लड़कियां मर जाए, लेकिन कोई परवाह नहीं थी अथॉरिटी को। लेकिन यहाँ पर वो हेलन की अच्छी दोस्त बन गई। जेन ने एक बार हेलन से पूछा भी कि तुम सब कुछ बर्दाश्त क्यों करती रहती हो, आवाज़ क्यों नहीं उठाती गलत के खिलाफ। तो हेलन क्या बोलती है कि मैं क्रिश्चियनिटी में बहुत मानती हूँ, और क्रिश्चियनिटी में जीसस ने कहा था कि कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मैं इसमें बहुत मानती हूँ, इस फिलॉसफी। इसलिए हेलन कभी भी गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती, चाहे वो खुद के साथ ही क्यों ना रहो। अब एक दिन हेडमास्टर आते हैं स्कूल का दौरा करने के लिए, जो बहुत ही रेयरली आते थे उस स्कूल में। एक दिन वो अपने अमीर रिश्तेदारों को दिखाने के लिए आए कि देखो, हम अपना एक स्ट्रिक्ट सिस्टम बना के चल रहे हैं, कैसे बच्चियों को पढ़ाते हैं। जेन हेडमास्टर को देखकर डर जाती है, क्योंकि अभी तक उसके हेडमास्टर दौरा करने आए नहीं थे, ये पहली बार आए थे शायद। और टीचर्स को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि उसकी आंटी ने जाते जाते हेडमास्टर को ये बोला था कि ये झूठ बोलती है उस्ताद। अगर ये आदमी टीचर्स को बता देगा पूरे स्कूल में, तो झूठी खबर फैल जाएगी कि मैं झूठ बोलती हूँ। अब हेडमास्टर ने वैसा ही किया, सबके सामने बोल दिया कि लड़की बहुत चालू है, झूठ बोलती है। ऊपर से ये भी बोला कि लड़कियों के बाल बहुत बड़े हो गए, काट दो। वो टीचर जो थी ना, टेम्पल, उसको गुस्सा आता है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती थी, उसके हाथ में पावर ही नहीं थी। वैसे दोस्तों, ये जेन जो थी ना, हेलन के साथ रह रहकर इस लड़की पर हेलन का इन्फ्लुएंस होने लगा था। एक चीज़ बेहतर आ गई थी इससे अपनी ज़िंदगी में, वो था सहन करना, बर्दाश्त करना सीख गई थी। यहाँ जेन अपनी पूरी कहानी हेलन और मिस टेम्पल को सुनाती है कि किस तरह से मेरे माँ बाप जो है वो गुजर गए थे और मेरे अंकल आंटी ने मुझे पाला, लेकिन मैं झूठी नहीं हूँ, एक बात साबित करने के लिए कि मैम मैं झूठी नहीं हूँ, मैम मैं झूठी नहीं हूँ मैम। तो मिस टेम्पल बोलती है कि मैं पूरे स्कूल में फैला दूंगी कि तुम झूठ नहीं बोलती। अब दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है। स्प्रिंग का सीज़न आता है और स्कूल में टाइफस की बीमारी फैल जाती है।
बहुत ही खतरनाक बीमारी, आधे से ज़्यादा लड़कियां बीमार पड़ जाती हैं और कई बच्चियां तो मर जाती हैं। जिनके घर थे उन्हें घर भेज दिया गया और जेन को पता चलता है कि हेलन, उसकी बेस्ट फ्रेंड, भी एक जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गई है। हालांकि वो बीमारी ये टाइफस नहीं थी, अलग बीमारी थी। अब एक रात जेन चुपचाप उस क्वारंटीन रूम में पहुंच जाती है जहां पर हेलन को रखा गया था। हेलन जेन से बोलती है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता। क्या बोलती है दोस्तों? मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं इस दुनिया में जहां दर्द ही दर्द है इसको छोड़कर अपने भगवान के पास चली जाऊंगी। जेन उससे काफ़ी देर तक बात करती है और हेलन के साथ में ही वहीं पर सो जाती है। सुबह तक दोस्तों हेलन गुजर गई थी। उसके जाने के बाद जेन को एक बात तो पता थी कि लड़की हेलन बहुत ही रिलीजियस थी और रीबर्थ में पूरा विश्वास था। हेलन को एक अननोन कब्र में दफनाया जाता है जहाँ पर कुछ लिखा भी नहीं गया था दोस्तों। फिर समय ऐसे ही गुजरता जाता है। 8 साल बाद में जेन अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की बन जाती है, हर चीज़ में टॉप करती है और टीचर बनकर 2 साल तक उसी स्कूल में, जिस स्कूल में ये पढ़ी थी, वहीं पर पढ़ाती है। अब बाहर की दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। एक न्यूज़पेपर में ट्यूटर की ऐड देती है, जॉब की ऐड देती है। तो एक लेडी थी जिसका नाम था मिसेस फेयरफैक्स। उस औरत ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया कि तुम हमारे यहाँ पर पढ़ाने के लिए आओ एज अ ट्यूटर एक बच्ची को। देखो, अब इस मोड से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती जाएगी, आप गौर से सुनना। अब मिसेस फेयरफैक्स नाम की एक औरत ने इंटरेस्ट दिखाया इसमें। इस बीच इसे अपने घर से न्यूज़ मिलती है। एक मेड थी ना जो इसका साथ देती थी इसके घर में, आपको याद हो तो, उससे न्यूज़ मिलती है अंकल आंटी मिसेस रीड मिस्टर रीड के घर की, कि तीनों बच्चे बर्बाद हो गए एक एक करके। इसके कज़न जो थे ना, तीनों बर्बाद हो गए। अब रात को पूरा सफ़र करके जेन पहुंचती है थॉर्नफील्ड हॉल नाम की जगह पर, जहां पर उसे जो जॉब मिली थी, जॉब की पेशकश हुई थी। उसकी मुलाकात होती है एक अच्छी काइंड हार्टेड ओल्ड लेडी से जिसका नाम था मिसेस फेयरफैक्स, जिसने जेन को यहाँ पर बुलाया था कि हमारे यहाँ पर एक लड़की है, उसको पढ़ाने के लिए आओ। वो उसे बढ़िया से बेडरूम में ले जाती है और वहाँ पर उसे बताती है कि मिसेस फेयरफैक्स जो है वो इस हवेली की मेड है, मालकिन नहीं है। सारा मैनेजमेंट देखती है और इस घर का असली मालिक जो है ना, वो मिसेस रॉचेस्टर नाम का एक आदमी है जो कभी कभार यहाँ पर आता है। आदमी अच्छा है, ट्रैवल बहुत करता है, घर का मालिक है, लापरवाह किस्म का, मतलब हरफन मौला टाइप का आदमी है। अब जेन को यहाँ पर काम दिया गया कि एक एडल नाम की फ्रेंच लड़की है, उसको तुम्हें संभालना है, उसको तुम्हें पढ़ाना है, पढ़ाओ उसे। अब जेन को ये घर थोड़ा सा डरावनी सी वाइब दे रहा था। धीरे धीरे वो इस घर में सेट होने लगी, थॉर्नफील्ड हॉल में। लेकिन इस घर की तीसरी मंजिल से दोस्तों एक अजीब सी हंसने की आवाज़ आती थी। इसको कभी चेक नहीं करने दिया कि आखिर ये आवाज़ आती कहाँ से है, बस इसे आवाज़ आती थी। कहते हैं कि एक मेड है यहाँ पर, सर्वेंट है, वो हंसती रहती है। खैर, इस बात से लेना देना क्या था, उसको तो एडल को पढ़ाना था। एडल जो कि एक बहुत ही बिगड़ैल सी लड़की थी, उसे ये पढ़ा रही थी। अब सर्दियों की एक शाम घोड़े पर सवार एक आदमी आता है। जेन सोचती है ये कौन है। फिर उसे पता चलता है वो आदमी आते ही उसका घोड़ा क्या है, बर्फ में फिसल जाता है। वो आदमी गिरने लगता है, ये जाकर उसे संभालती है। इसे पता चलता है कि वो आदमी है इस घर का मालिक एडवर्ड रॉचेस्टर। अच्छा, तो आप ही हैं, ऐसा कुछ बोलती नहीं है। तो ये नेक्स्ट डे जेन की उस आदमी से मुलाकात होती है। ये आदमी बहुत ही मूडी किस्म का आदमी था और बात भी बड़े अजीब ढंग से कर रहा था। जैसे उसे जब पता चलता है कि जेन बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स बनाती है तो वो कहता है चलो चलो मुझे अपना आर्ट दिखाओ। मतलब इतना अजीबोगरीब क्यों है ये आदमी, जेन को समझ में नहीं आता। इस बात का पता चलता है जेन को मिसेस फेयरफैक्स से, बूढ़ी औरत जो थी ना, नौकरानी इस घर की, कि इस आदमी का पास्ट बहुत ख़राब रहा था। इसलिए काफ़ी सारी बातें तो इसने बता दी इस लेडी ने, और काफ़ी सारी बातें छुपा ली। इसलिए ये बस ये कहती है कि इसका पास्ट बहुत ख़राब था, इसलिए ऐसी हरकतें करता है। बाकी आदमी बहुत अच्छा है। एक रात ये जेन को और एडल को दोनों को अपने पास बुलाता है रॉचेस्टर। कहता है पेरिस से वो एडल के लिए गिफ्ट लेकर आया है। वो गिफ्ट वो एडल को देता है, बच्ची को देता है, और वो खेलने चली जाती है। यहाँ रॉचेस्टर जेन के साथ अकेले खड़ा था। उसने थोड़ी लगा रखी थी, दारू पी रखी थी। वो फ्लर्ट करता है इसके साथ में। अब सुनो मिस जेन, जेन ही नाम है ना तुम्हारा?
क्या तुम्हें लगता है कि मैं हैंडसम हूँ? जेन बोलती है कि नहीं सर, मुझे नहीं लगता। हालांकि जेन को इस आदमी की आंखें पसंद थी। आप देखो ना, इस आदमी में हिम्मत नहीं है जेन से कॉन्शियस होकर बात कर सके। इसे टल्ली होकर बात करनी पड़ रही है। लेकिन जेन बताएगी नहीं। रॉचेस्टर के साथ में इस थोड़े टाइम में ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन सा फील हो गया है कि बताएगी नहीं कि तुम्हारी आंखें अच्छी है वगैरह वगैरह। देखो दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये है कि ये लड़की एडल कौन है जिसके लिए रॉचेस्टर इतना कर रहा है। रॉचेस्टर खुद एक दिन जेन को बताता है कि सालों पहले मुझे एक फ्रेंच सिंगर सेलिन नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। मैंने उस औरत को किसी दूसरे आदमी के साथ पकड़ लिया। उस आदमी से मेरी हाथापाई हुई और उस औरत ने इस लड़की एडल को मेरे हाथ में सौंप दिया कि ये तुम्हारी बेटी है, मेरी बेटी है। लेकिन मेरा रंग रूप सांवला है। दरअसल दोस्तों, इस रॉचेस्टर का रंग रूप सांवला है, थोड़ा सा डार्क है। वो बोलता है कि मुझे इस बात में डाउट था कि लड़की मेरी है, लेकिन फिर भी मैंने एडल को अच्छी परवरिश देने के लिए इंग्लैंड ले आया। ऐसे ऐसे कहानी उसने जेन को बताई। जेन रॉचेस्टर की पूरी कहानी के बारे में पूरी रात सोचती रहती है और अब उसे रॉचेस्टर से बात करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आने लगा था कि ये आदमी वैसे घमंडी और पैसे वाला नहीं है जैसे कभी लगता था। लेकिन अब इस घर में अजीबोगरीब सी आवाज़ें बढ़ने लगी। जेन थोड़ा सा परेशान होने लगी। ये बाहर आती है तो देखती है कि रॉचेस्टर के रूम से धुआं बाहर आ रहा था। दरअसल क्या है, रॉचेस्टर के रूम में आग लग गई थी, पर्दे में आग लग गई थी। इसने पानी डालकर फिर से रॉचेस्टर की जान बचाई। एक बार तो घोड़े से गिरने से रॉचेस्टर की जान बचाई और अब फिर से पानी डालकर इसकी जान बचाई। दरअसल इस बेवकूफ़ ने जलती हुई मोमबत्ती वहीं पर छोड़ दी थी और पर्दे जल गए। खैर, मौका मिलते ही रॉचेस्टर तो निकल लिया अपनी वापस ट्रैवलिंग करने के लिए और जेन यहाँ पर अकेली होने लगी। उसके प्यार में थोड़ी सी पागल सी होने लगी। ये एक हफ्ते के लिए बाहर गया था और पीछे से जेन को फेयरफ्लैक्स से पता चला, मतलब उस नौकरानी से पता चला कि हो सकता है कि ये 1 साल के लिए यूरोप चला जाए। अब देखो दोस्तों, इस घर में एक अजीबोगरीब सी नौकरानी है, ग्रेस। बाकी नौकरों के मुकाबले उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वो हमेशा हंसती रहती है तीसरी मंजिल पर। अब पता नहीं उस लड़की में क्या अजीब है, कुछ तो अजीब चल रहा है। जेन को लग रहा है ये कुछ अजीब कैरेक्टर है इस पूरी कहानी के अंदर। कहानी आगे बढ़ती है। रॉचेस्टर कुछ दिनों के बाद में कुछ मेहमानों के साथ में, अमीर मेहमानों के साथ में हवेली में वापस आता है और रोज़ रोज़ रात को लगभग पार्टी होती है। रॉचेस्टर जोर देकर जबरन पार्टी में जेन को शामिल करता है। जेन जबकि शामिल नहीं होना चाहती है और बाकी के सदस्य जो हैं, पैसे वाले सदस्य, वो भी शामिल नहीं करना चाहते। उन लोगों को ये रवैया पसंद नहीं आता कि जेन हमारे बराबर की थोड़ी है जो हमारे साथ में नाचेगी। इवन पार्टी में एक सुंदर लड़की भी थी जिसके साथ इस रॉचेस्टर की रोज़ रोज़ फ्लर्टिंग देखकर जेन को थोड़ी जेलसी हो रही थी और ये बयां भी नहीं कर पा रही थी किसी को। पार्टी के दौरान एक जिप्सी यानी बंजारन टाइप की औरत आती है जो सबके फ्यूचर के बारे में बताती है, दिल की बातें प्रेडिक्ट करती है। उस औरत से जेन के कैरेक्टर के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि इसका कैरेक्टर कितना अच्छा है। दोस्तों, ये अपना खुद का स्कूल बनाने के बारे में सोचती है, इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचती है, जबकि पार्टी में मौजूद और दूसरी अमीर औरतें जो थी अनमैरिड, वो अच्छे पतियों के बारे में, पैसे वाले घर के बारे में सोचती है। तो इस तरह से मैंने आपको आधी कहानी सुनाई। इस घर में पार्टी चल रही है, रॉचेस्टर कौन है, ऊपर से आवाज़ें क्यों आती है, वो अजीब सी कैरेक्टर कौन है इस कहानी में, मेड जो है इस घर की, एक अजीब सी मेड, ये सब बातें हमें सेकंड पार्ट में पता चलेगी। दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आधी कहानी आपको समझ में आ गई है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में इसकी थीम्स और एनालिसिस दोनों डिस्कस करेंगे। चलिए खत्म करते हैं आज की इस वीडियो में बस इतना ही।